Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 5 of class 7. The name of the chapter is physical and chemical changes. हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है. जैसे छोटा सा बीज होता है उससे एक प्लांट बन जाता है, मिल्क होता है उससे कर्ड बन जाता है, कच्चा फल होता है उससे फ्रूट बन जाता है, पका हुआ फ्रूट हो जाता है ना. तो हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है. जैसे कि गुब्बारा हुआ, बलून हुआ, पिचका हुआ बलून है, उसको फूंक मारो तो उसमें फूल जाता है वो. यानी कि ये सब क्या चेंजेस हैं. तो इन्हीं चेंजेस में से कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट आर द चेंजेस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल. तो चेंजेस होते हैं, इनमें कुछ डिजायरेबल चेंजेस होते हैं और कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं. कुछ स्लो चेंजेस होते हैं, कुछ फास्ट चेंजेस होते हैं. यानी कि कुछ तो घंटे 2 घंटे में ही कुछ में बदलाव हो जाता है, कुछ सेकंडों में ही बदलाव हो जाता है, और कुछ में महीनों भी लग जाते हैं, साल भर भी टाइम लग जाता है ना. तो स्लो और फास्ट चेंजेस भी होते हैं, टेम्परेरी परमानेंट चेंजेस भी होते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल भी होते हैं. रिवर्सिबल यानी कि जो चीज़ बन गई है दोबारा से बन जाना वापस वही चीज़, और इरिवर्सिबल वापस से जब वो चीज़ नहीं बनती है. ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, क्या होता है फिजिकल चेंजेस. जब कोई सब्सटेंसेस एक फिजिकल चेंज में बदलता है, यानी कि जब उसकी कोई शेप, कोई भी सब्सटेंस से अगर कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है. ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होता है, यानी कि दोबारा से वही चीज़ बन जाना. जैसे कि पानी का गर्म होना, बटर का मेल्टिंग होना और पेपर का काटना, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी फिजिकल चेंजेस हैं. फिजिकल चेंजेस एज सब्सटेंसेस के फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, सच एज फॉर्म, जिसमें साइज, शेप और स्टेट, तीनों चीज़ें, सिर्फ ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं. ठीक है, साइज, शेप और स्टेट, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, चेंज होती हैं. दीज अल्टरनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स. और अल्टरनेशन के रिजल्ट में क्या मिलता है, हमें नए कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड, हमें कोई इसमें नया कंपाउंड नहीं मिलता है फिजिकल चेंजेस में. दीज मॉडिफिकेशन माइट बी रिवर्सिबल, यानी कि वापस से वही चीज़ भी बन सकती है. अ फेज चेंज इज रिगार्डेड एज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैटर ऑफ नो एज अ फिजिकल चेंजेस. लिक्विड वाटर सॉलिड आइज में टर्न होता है या इवेपोरेशन में भी टर्न होता है. गैसेस में भी टर्न होता है. मतलब लिक्विड वाटर इवेपोरेशन में भी टर्न हो सकती है, सॉलिड में भी टर्न हो सकता है ना. ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं. बॉइलिंग के साथ साथ इवेपोरेशन फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल है. आगे है, इसमें देखिए, इसमें देखते हैं केमिकल कंपाउंड्स. क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स. तो केमिकल कंपाउंड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए केमिकल एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, और वो एक फिक्स्ड रेशो के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन उनमें होता है. जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, यानी कि वाटर की बात करें, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ये 2 है, और ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो ऑक्सीजन का 1 होता है. यानी कि इनका जो रेशो है 2:1 के रेशो में है, यानी कि जो इनका रेशो है फिक्स होता है. ठीक है, अब अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का में किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. तो इसका क्या रेशो होता है, 12, 22 और 11, यानी कि C12, H22 और O11, इस रेशो में ये होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो होता है CO2. तो CO2 को हम कैसे करेंगे, CO और 2. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और कार्बन का 1 है, या ऑक्सीजन का तो 1 मानते हैं, तो 1 और, तो हम कह सकते हैं इसको क्या रेशो है, इसका 1 और 2 रेशो है. तो यानी कि 1:2 रेशो में. सेम इस तरीके से अमोनिया में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशो होता है अमोनिया में 1:3 होता है. हम आयरन और सल्फर, इस चैप्टर में हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर हम इसमें बनाएंगे. अगर हम इफ वी हीट दैट मिक्सचर टिल इट बिगिंस टू ग्लो ए न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड. अगर हम इन दोनों के मिक्सचर को गर्म करते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा. कैसा सब्सटेंस मिलेगा, इसमें चमक होनी शुरू हो जाएगी. ये आयरन और सल्फर से दोनों ही जो मिश्रण है, ये आयरन भी इतना चमकदार नहीं है और सल्फर भी नहीं, इन सबसे बिल्कुल ये अलग होगा. तो दिस सब्सटेंस हैज अ कंपाउंड नेम आयरन सल्फाइड. तो हम इसे क्या नाम देंगे, आयरन सल्फाइड हम इसको नाम देंगे. जैसे कि आयरन है, हम इसको Fe से डिनोट करते हैं, सल्फर को S से, तो हम इसको कहेंगे FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड से हम इसको कहेंगे. तो देखिए, इसमें आयरन क्या है, आयरन ग्रे कलर का है, सल्फर येलो कलर का है, और आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का है. यानी कि इन दोनों से बिल्कुल हटकर एक नई चीज हमें मिलनी. ठीक है, कंपाउंड बहुत सारे टाइम्स एटम्स के रूप में बहुत सारे तरह उस वेज में होते हैं.
डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं, कुछ केसेस में सेम एलिमेंट्स होते हैं और वो डिफरेंट रेशो होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स से बनते हैं, है ना। रेशो कंपाउंड रेशो का सब चीज़ डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के ही कंपाउंड से क्या बनता है, मीथेन बनता है, यानी कि क्या बनता है, CH4। ये कार्बन हाइड्रोजन में अगर 1:4 हम लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, अब इसे मीथेन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल गैस है। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अगर हम इस बार 3:8 की बात करते हैं, इसमें 3:8 का मतलब है C3H8। अगर हम इसकी इस तरीके से बात करते हैं तो अब ये प्रोपेन बनता है, तो अब इसका नाम हम प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कुछ एलिमेंट से बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड से किससे बनते हैं, यानी कि सोडियम और क्लोराइड से मिलने, क्लोरीन के मिलने से बनते हैं। कुछ कंपाउंड्स किससे बने हुए होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं। लिविंग थिंग्स हैव द प्रॉपर्टी टू मेक वेरियस कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर। तो अब केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें डिस्टिंक्ट करते हैं। हर एक कंपाउंड के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, एक डेफिनेट रेशो होता है, हर एक कंपाउंड का अपना एक डेफिनेट रेशो होता है, और हर एक कंपाउंड के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपने से अलग करती है, अपनी मतलब इन कंपोनेंट से, उन कंपोनेंट से वो अपने को अलग दिखाता है, ठीक है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। कंपाउंड में भी सॉलिड, कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस में से किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो सॉलिड ही हो या जरूरी नहीं हो लिक्विड ही हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड सेपरेटली। कंपाउंड को अलग से हम सेपरेटली नहीं कर सकते, बहुत प्रोसेस होते हैं तब हम उसको अलग कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट थ्रू सिंपल मेथड्स बट थ्रू केमिकल मेथड्स ओनली। सिंपल मेथड से तो हम इसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ केमिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ होता है, हेट्रोजीनस है ना, कंपोजिशन है इसका, हेट्रोजीनस उसको बोलते हैं जब इसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का जो स्मॉल पार्टिकल होता है उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है, एटम नहीं कहा जाता। जैसे कि ये H2 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 1 मानिए तो ये क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूल हुआ और ये हुआ इसका एटम। कंपाउंड्स ऑक्यूर इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, कंपाउंड्स कलर की वैरायटी में भी मिलते हैं। सम कंपाउंड्स कुछ केमिकल एक्शंस में बहुत जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। कंपाउंड्स 2 मेजर ग्रुप्स, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बटे हुए होते हैं। कोई भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बटे हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है इसमें कार्बन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब नहीं होते हैं। तो अब एक सब्सटेंस में एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड या मिक्सचर, या एक सब्सटेंस में एक एलिमेंट होता है, एक मिक्सचर या कंपाउंड। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर के केस में इट्स ईजी टू डिस्टिंग्विश इट्स फॉर्म एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। मिक्सचर की फॉर्म में तो हम बता सकते हैं कि एलिमेंट है या कंपाउंड, लेकिन बहुत छोटी, इट्स लिटिल बाइट डिफिकल्ट, बहुत छोटी क्वांटिटी अगर है, बहुत छोटा बाइट है तो इसमें फिर पहचान करनी मुश्किल हो जाती है एलिमेंट से कंपाउंड में। फॉर दिस, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। डिकम्पोज इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसको क्या करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको लिया तो क्या बना, वाटर। ये क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और एलिमेंट मिलने से क्या बना, हमारा कंपाउंड बना। कन्वर्सली इट कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देते हैं तो ये जो वाटर होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आराम से अलग हो जाती है। टिल अबाउट 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले तक वाटर को एक एलिमेंट ही माना जाता था। हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने प्रूव किया कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सिमिलरली लाइम भी इसी तरीके से एक एलिमेंट के उसमें माना जाता है। इट वाज सर हम्फ्री डेवी ने प्रूव किया कि यह भी कैल्शियम और ऑक्सीजन का ही एक कंपाउंड है, यानी कि जो सिलिंक कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी पहले कंपाउंड ही माना जाता था, इसको भी पहले एलिमेंट ही माना जाता था, लेकिन बाद में हम्फ्री डेवी ने प्रूव किया कि ये भी एक कंपाउंड है कैल्शियम और ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को नहीं जानते थे 1774 AD तक, लेकिन जब JB प्रिस्टली ने इसको बनाया
फ्रॉम मर्क्यूरी ऑक्साइड से जब इसको बनाया तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करी उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में, और उन्होंने इन दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन कराया, यानी कि ऑक्सीजन मर्क्यूरी ऑक्साइड से उन्होंने इसे निकाला ऑक्सीजन को, और फिर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का बदलना ही केमिकल रिएक्शन होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस अल्टर्ड होते हैं, एक या एक से ज्यादा नए और डिफरेंट सब्सटेंसेस में जब वो बदलते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है। उसके अंदर एटम्स को रीअरेंज करना पड़ता है, एटम्स के रीअरेंजमेंट करने पर केमिकल रिएक्शन बनती है, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। केमिकल चेंज टिपिकली कैन नॉट चेंज, आसानी से बदल नहीं सकता, जबकि केमिकल रिएक्शंस एक्सेप्ट थ्रू एक से ज़्यादा तरीके से केमिकल रिएक्शंस except through more chemical reaction. When a chemical change occurs, there is also change in the energy of system. Chemical change हीट देती है। जब केमिकल चेंज हीट देती है, बाहर निकलती है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है तब उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि ये इतने सारे एलिमेंट्स वगैरह होते हैं तो इनको हमें सिंबल की जरूरत पड़ती है। बिना सिंबल की हमें नहीं पता चल पाएगा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें मॉलिक्यूल और केमिकल फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का। एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को सिंबल की फॉर्म में, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एलिमेंट का? तो एलिमेंट एक सिंगल एटम रखता है अपने मॉलिक्यूल में, जिसे मोनोएटॉमिक कहा जाता है। और मोस्ट ज्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक ही होते हैं, जबकि उन्हें केमिकल फॉर्मूले में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम उनके सिंबल के फॉर्मूले में उसे लिखा जाता है, सभी मेटल्स एंड नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। जितनी भी मेटल्स और नोबल होते हैं रिएक्टिव गैसेस, यानी कि वो सब मोनोएटॉमिक होते हैं। सिल्वर के फॉर्मूले को अगर हम कहें तो सिल्वर के फॉर्मूले को Ag इस तरीके से लिखा जाता है। A बड़ा होता है, कैपिटल होता है, G स्मॉल लिखा जाएगा। तो अब इसको अगर हम कहेंगे तो ये Ag को हम क्या कहा जाएगा? सिल्वर कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से सिंबल होते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है। जिंक है, जिंक का फॉर्मूला Zn होता है। आयरन है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है। जरूरी नहीं है 2 वर्ड से ही मिलकर बने। पोटेशियम होता है, पोटेशियम को सिर्फ K से कह सकते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ नॉन मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा उनके एटम होते हैं। एक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स भी दिखा सकता है, तब उसको डायटोमिक कहेंगे। इस केस में हम इंडिकेट करते हैं एटम्स के नंबर, है ना, राइट हैंड साइड से, सिंबल के राइट हैंड साइड से। जैसे केमिकल फॉर्मूला अगर हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन को अगर हम लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2। तो ये जो 2 है एटम है, ये इसका, ये जो क्या कहेंगे इसको, ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में इसके लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। अब देखते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या होता है? एटोमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं एटम, वो एटोमिसिटी होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब है ऑक्सीजन के अंदर, एक ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स हैं, ठीक है। इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई? 2 होती है। इसी तरीके से फास्फोरस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फास्फोरस के अंदर 4 एटम्स होते हैं, सल्फर के अंदर 8 होते हैं, ठीक है। और इनकी एटोमिसिटी इसी तरीके से 4 और 8 होती है, यानी कि फास्फोरस की 4 और सल्फर की 8 एटोमिसिटी होती है। मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम सिंपली काउंट द नंबर ऑफ ईच एटम एंड दैट वुड बी इट्स एटोमिसिटी। उनके हम टोटल काउंट भी कर सकते हैं इसकी एटोमिसिटी को। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H2, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H2SO4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है?
यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। सो वी विल ऐड टू दिस 2 + 1 + 4, तो कितना आता है 7 आ जाता है। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है 7 है। H2SO4 की एटोमिसिटी 7 है। तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं हम इसको। कभी कभी किसी एलिमेंट का एक मोलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स भी होते हैं। ये एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक कहलाते हैं। पॉलीएटॉमिक्स इनको बोलेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा होंगे एलिमेंट, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। तो जैसे कि फॉस्फोरस है तो इसकी एटोमिसिटी क्या है 4 है। So when the atom of different elements combine chemically in whole numbers are in definite ratio, the molecule of a new substance is formed। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम केमिकली वो एक पूरा नंबर बनाते हैं तो इनका डिफरेंट रेशियो होता है और नए सब्सटेंसेस का मोलिक्यूल बनता है। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है इसमें, और अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, यानी कि हाइड्रोजन के एक और ऑक्सीजन के 2 एटम से वाटर बनता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था H2O, तो यहाँ पर 2 एटम है, उसका 1 है। तो वाटर के एक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर 1 मानते हैं अगर, तो वाटर के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। और जब हम क्या करेंगे, कार्बन का एक एटम केमिकली कंबाइन अगर हम करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, व्हेन एटम ऑफ कार्बन केमिकली कंबाइंस विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 मोलिक्यूल और कार्बन के 1 मोलिक्यूल है। तो इस तरीके से H2O लिखा जाता है। इनको क्या बोला था, इनको इसी तरीके से केमिकल फॉर्मूला इसको बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इन इट अ सिंगल सब्सटेंस undergoes a chemical reaction become a new substance as a piece of paper burns into। अगर एक कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ऐश मिलता है ना। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ को जरूरी नहीं एक ही चीज़ से बने, एक से ज़्यादा चीज़ों को भी मिलाकर कोई नई चीज़ बनाते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर जरूरी नहीं कोई एक ही चीज़ बने, उससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। जिस चीज़ को की हम रिएक्शन करा रहे हैं उसे रिएक्टेंट बोला जाता है। सपोज जैसे A से B बना तो ये A क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट हो, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। जिन चीज़ों को बनाने में हम यूज़ करते हैं उसको इस साइड लिखा जाता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में जो चीज़ बनती है वो लिखा जाता है और उसको एरो से शो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि, और इसमें देखते हैं अगर हम इसमें क्या करते हैं, इस 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना। जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन, हम क्या कर रहे हैं A + B + C, यानी कि इसमें हम कोई 2 सब्सटेंस ले रहे हैं और एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। यहाँ क्योंकि 2 हैं तो 2 सब्सटेंस ले रहे हैं, और सिर्फ यहाँ C लिखा है तो एक सब्सटेंस बना रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 हम सब्सटेंस ले रहे हैं और 2 ही इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स करता है और आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं और वो आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं वो, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम इनका फॉर्मूले की बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो अगर ये मान लीजिए अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए कंपाउंड में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो इसके फॉर्मूले को हम कहेंगे CO2, यानी कि इसके अंदर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, 2 एटम्स है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो H2SO4 और हाइड्रोजन के अंदर 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन इसके अंदर 4% है। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर हम बात करें तो KMnO4 इसका सिंबल है, फॉर्मूला है। और पोटेशियम में यानी कि K इसके अंदर 1 है, मैग्नीज यानी कि Mn इसमें 1 है और ऑक्सीजन यानी कि 4 है इसमें। नाइट्रिक एसिड में HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 होता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूले है, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइन है, ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, इसको बोरेक्स बोलते हैं, ये शुगर का फॉर्मूला है, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। और ये सब इनके अंदर एटम्स है, कितने कितने इसके अंदर प्रेजेंट है। इससे आगे देखते हैं इसमें केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि केमिकल सिंबल से वो एक्सप्रेस की जाती है और फॉर्मूले से वो एक्सप्रेस की जाती है। तो उसको लिखने का कैसे तरीका होता है? लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखिए इसमें बीच में जब दो सब्सटेंस को यूज किया जाता है तो उनको रिएक्टेंट बोला जाता है और उनके बीच में प्लस का साइन लग जाता है। एक है तो एक ही रहने देते हैं, दो है दो से ज्यादा तो उनके बीच में प्लस का साइन लग जाता है और जो चीज बनकर आती है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इनके जो मोलिक्यूल्स हैं इनको बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस इक्वेशन करनी पड़ती है। तो कैसे करते हैं बैलेंस? तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये लिखा है H2 प्लस O2 और एरो H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो अब यहाँ पर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पर 2 लिख दे और ये बैलेंस हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें जब लिखना होता है तो इसके जस्ट सामने हमें लिखा जाता है। तो अब हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए हैं। अब क्या करेंगे इसमें, आप दोबारा से फिर चेक करिए क्योंकि यहाँ पर लिखने की वजह से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके कहा जाता है 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ही है। तो अब यहाँ ये अनबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये नहीं कि इसको यहाँ 2 से रफ करके 4 कर देंगे, नहीं, इसके फ्रंट में यहाँ लिखा जाता है। तो 2 2 4, यहाँ पर भी 2 2 4। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम और अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये बनता है MgO। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर सिंगल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, यहाँ इसके जस्ट सामने लिखा जाता है, उसके पास में नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हैं। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस कर ली जाती है। इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।